So in the previous class we have learned the income tax law by introduction. So now we are supposed to learn the important definitions under it. Okay? फिर बाद में जब हम लोग लॉ पढ़ेंगे तो ये टर्म्स आएंगे हम लोग को और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे ये एसएससी कौन रहता है, अरे ये पर्सन मतलब क्या रहता है, अरे फिर ये प्रीवियस ईयर क्या है, ये असेसमेंट ईयर क्या है. सो वो बाद में प्रॉब्लम नहीं आए, इसके लिए वी आर गोइंग टू लर्न इट इन डिटेल. So there are certain definitions under this income tax law which we are going to learn today. Okay, so let's start with the first definition, that is the definition of SSC as per section 2 subsection 7. Okay, ये SSC क्या रहता है, कौन रहता है, okay, वो हम लोग क्या करेंगे अभी लर्न करेंगे, देखेंगे क्या रहता है. Okay, SSC means a person by whom any tax or any other sum of money is payable under this act. वो क्या बोलता है, लॉ क्या बोल रहा है कि एसएससी एक ऐसा पर्सन है, ओके, जो टैक्स पे करने वाला है या फिर कोई सम ऑफ मनी क्या करने वाला है, पे करने वाला है गवर्नमेंट, दैट इज एसएससी. एसएससी आप भी हो सकते हो अगर आप टैक्स पे करने वाले हो गवर्नमेंट को. इफ यू आर लायबल टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट यू आर द एसएससी. ओके, कोई कंपनी है, ओके, एनी देयर इज एनी कंपनी हु इज लायबल टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट, तो कंपनी को भी हम लोग क्या बोलेंगे, एसएससी बोलेंगे. कोई भी इंडिविजुअल रह सकता है, कोई भी पर्सन रह सकता है जो एसएससी रह सकता है जिसकी लायबिलिटी है टू पे टैक्स टू दी गवर्नमेंट. समझा एसएससी मतलब क्या है. ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसएससी, जैसे कि deemed to be SSC, it is a person who is liable to pay tax on behalf of others, that is guardians of a minor or agent of a non-resident. Now see, law क्या बोलता है, see a minor cannot pay his kind of tax liability. Okay, because minor के साथ हम लोग कोई भी डील करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, it will be kind of void उसको डिक्लेयर किया जाएगा. ओके, सो क्या किया जाता है यहाँ पर, जो माइनर जो इनकम अर्न करता है, that income is being kind of included or it is being clubbed in the income of his guardians. उसके पेरेंट्स की इनकम में हम लोग क्या करेंगे, उसका इनकम क्लब कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे, और उनके जो पेरेंट्स रहेंगे ना, वो माइनर चाइल्ड के बिहाफ पे क्या कर देगा, टैक्स पे कर देगा गवर्नमेंट. सो तो जो ये रहते हैं, जो गार्डियंस रहते हैं, उनको हम लोग बोलेंगे डीम टू बी एसएससी, क्योंकि वो एक ऐसा पर्सन है कि वो अपने माइनर चाइल्ड के बिहाफ पे अपना क्या कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को. सो उसे बोलते हैं डीम टू बी एसएससी. या फिर किसी नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट मतलब यहाँ पर रहने वाला नहीं है, फॉरेनर है, फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है, किसी फॉरेन कंट्री का सिटीजन है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन रेजिडेंट. तो अगर वो नॉन रेजिडेंट है, कोई एजेंट, ओके, कोई एजेंट उसने हायर किया है इंडिया में, ओके, और वो जो एजेंट रहेगा वो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे क्या करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, तो वो एजेंट को भी हम लोग क्या बोलेंगे, डीम टू बी एसएससी. ओके, फिर बाद में रहता है एसएससी इन डिफॉल्ट. नाउ व्हाट इज दिस एसएससी इन डिफॉल्ट, एनी पर्सन बट नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ. अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ले लो कि एक इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार अगर मैंने काइंड ऑफ कैलकुलेट किया मेरा टैक्स का अमाउंट, तो मेरा कुछ तो टैक्स का अमाउंट ज्यादा आ रहा था, पर मैंने कुछ तो काइंड ऑफ मैनिपुलेट करके रिकॉर्ड्स को, वो मैंने अमाउंट मेरा क्या कर दिया, कम कर दिया और गवर्नमेंट को पे कर दिया. सो आई एम ट्राइंग टू इवेट द टैक्सेस. मैं क्या कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, यहाँ पर टैक्सेस मेरा इवेट कर रहा है, मतलब झूठ मूठ का टैक्सेस में गवर्नमेंट को क्या कर रहा है, पे कर रहा है. ओके, सो अगर ऐसा कुछ किया रहेगा, कुछ ऐसा मतलब काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, कुछ डिफॉल्ट किया रहेगा, कुछ गड़बड़ किया रहेगा टैक्स पेमेंट में, तो उसे बोलेंगे एसएससी इन डिफॉल्ट, बिकॉज ही हैज मेड सम काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, सम काइंड ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, तो उसको हम लोग बोलेंगे एसएससी इन डिफॉल्ट. समझा ये इधर तक. ओके, फिर नेक्स्ट आता है असेसमेंट. नाउ व्हाट इज असेसमेंट का डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 8. क्या बोलता है असेसमेंट मतलब, दिस इज अ प्रोसीजर बाय व्हिच द इनकम ऑफ एन एसएससी इज डिटरमाइंड बाय द असेसिंग ऑफिसर. क्या बोलते हैं कि जो एक असेसिंग ऑफिसर रहता है, एक काइंड ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन रहता है, वो पर्सन जो रहेगा ना, वो अपना इनकम को एसेस करेगा. क्या करेगा, इनकम को अपने एसेस. तो जो इनकम को एसेस करना, इनकम को चेक करना, वो जो एक प्रोसीजर है उसको बोलते हैं असेसमेंट. सी अभी देखो, मेरे अनुसार तो इनकम मेरा कितना रहेगा, 2 लाख रहेगा, जबकि मैं 10 लाख रुपए आई एम अर्निंग 10 लाख रुपीज, बट आई विल शो टू गवर्नमेंट दैट आई एम अर्निंग 2 लाख रुपीज. कौन है चेक करने वाला, देयर इज नो वन टू चेक. गवर्नमेंट को तो हम लोग ने फंसा दिया तो भी चल जाएगा,
सो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर अथोराइज्ड पर्सन, कोई तो रहना चाहिए ना जो हम लोग के ऊपर चेक करे कि हाँ ये जो अमाउंट बता रहा है जो इनकम का वो करेक्ट है क्या, या झूठ मूठ का अमाउंट हम लोग को क्या कर रहा है, डिस्क्लोज कर रहा है. सो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर पर्सन, अथोराइज्ड पर्सन टू कीप अ चेक ऑन ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स which we are doing. Okay, so there is a kind of assessing officer जो आपका इनकम चेक करेगा, आपके इनकम को एसेस करेगा कि आपने जो इनकम डिस्क्लोज किया है वो एक्चुअली करेक्ट है क्या नहीं. और ये जो चेक करने का जो पूरा प्रोसीजर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट. समझा? ओके. अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एज पर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, एग्जाम के लिए भी एंड एज पर द लॉ के पर्सपेक्टिव. डेफिनेशन ऑफ पर्सन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31. पर्सन का क्या डेफिनेशन? ओके, हु इज द पर्सन. तो अभी देखो यहाँ पर हम लोग ने एसएससी में देखा, एसएससी का डेफिनेशन जब देखा तब एसएससी मींस अ पर्सन. एसएससी मतलब कौन रहता है, एक पर्सन रहता है. अरे पर वो पर्सन कौन है, हु इज दैट पर्सन. ओके, पर्सन कौन है दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. हम लोग बोलते हैं एसएससी एक पर्सन रहता है, ओके, जिसकी लायबिलिटी है टैक्स पे करने के लिए. पर वो पर्सन कौन है तो अभी वो हम लोग पढ़ेंगे. विल गो इन डिटेल हु इज द पर्सन एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31. तो लॉ क्या बोलता है, पर्सन इंक्लूड्स. अभी कौन कौन इंक्लूड है पर्सन में, तो पहला आता है इंडिविजुअल. नाउ हु इज दिस इंडिविजुअल इज, इंडिविजुअल मींस अ नेचुरल पर्सन दैट इज ह्यूमन बीइंग. ओके, मेरे जैसे आपके जैसे नेचुरल पर्सन है. ओके, किसी रॉबर्ट को लाके आप बोलोगे कि ये है इंडिविजुअल, सो नो, देयर मस्ट बी अ काइंड ऑफ लिविंग कंपोनेंट. एक जिंदा कोई तो जान रहनी चाहिए. ओके, देयर मस्ट बी अ नेचुरल पर्सन. अब ये नेचुरल पर्सन, ये ह्यूमन बीइंग में कौन कौन आ सकते हैं, मेल्स आ सकते हैं, ओके, फीमेल्स आ सकते हैं, कोई माइनर चाइल्ड आ सकता है. पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड मतलब काइंड ऑफ थोड़ा सा स्क्रू ढीला वाला कंसेप्ट रहता है उसका, मतलब उसको समझ में नहीं आता है कुछ ज्यादा, येड़ा रहता है थोड़ा. सो दैट इज अनसाउंड माइंड. सो ये सब लोग क्या होते हैं इंडिविजुअल में, क्या करेंगे हम लोग इंक्लूड करेंगे. समझा इंडिविजुअल. फिर नेक्स्ट कौन आता है, तो एचयूएफ. अब ये एचयूएफ क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. हम लोग ने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था जॉइंट स्टॉक, जॉइंट हिंदू फैमिली करके. हाँ, सो वही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसके हेड को, वो फैमिली के हेड को हम लोग कर्ता बोलते हैं. एंड उसके जो मेंबर्स रहते हैं, द मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज नोन एज कोपार्सन्स. तो ये है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. सो देयर इज अ काइंड ऑफ टीचिंग इन द प्रीवियस काइंड ऑफ पहले पहले एक टीचिंग रहता था स्कूल ऑफ हिंदू लॉ. ओके, अब ये स्कूल ऑफ हिंदू लॉ क्या रहता है, दयानंदा स्कूल था, okay, and मिताक्षरा स्कूल था. there are two types of teaching, two types of school under Hindu law. okay, क्या था ये जो मिताक्षरा स्कूल है ना, मिताक्षरा स्कूल, इसका क्या टीचिंग था कि a child by birth gets the right to be the member of the kind of family. एक चाइल्ड बाय बर्थ जब जन्म उसका हो जाता है तभी उसको राइट मिल जाता है टू बिकम द मेंबर ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. और ये जो कंसेप्ट था ना कि बाय बर्थ वाला राइट मिलता है, ये पूरे इंडिया में क्या है एप्लीकेबल है. मतलब ये पूरे इंडिया में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है. ये जो कंसेप्ट है ना ये कि बाय बर्थ एक चाइल्ड जब बॉर्न होता है तो उसको बाय बर्थ राइट मिल जाता है. पर ये सिर्फ कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, वेस्ट बंगाल एंड आसाम, ये दो स्टेट्स में ये एप्लीकेबल नहीं है मिताक्षरा स्कूल का जो टीचिंग्स है. एंड देयर वाज अनदर वन कि दया भागा स्कूल. दया भागा स्कूल क्या बोलता है, बाय बर्थ आपको क्या नहीं मिलेगा, राइट मिलेगा नहीं. अंटिल आप एक एज में आ जाते हो तब तक आप क्या नहीं बोले जाओगे, मेंबर नहीं बोले जाओगे. और ये जो टीचिंग था, ये जो कंसेप्ट था, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल और आसाम में क्या किया जाता था, फॉलो किया जाता. दैट्स इट. ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इट्स लाइक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ये दो टीचिंग्स थे, ये दो स्कूल्स थे. वन वाज दया भागा स्कूल एंड वन वाज मिताक्षरा स्कूल. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली समझा. Okay. Then come to a concept of company. Company मतलब क्या है? It includes a domestic company. कंपनी के अंदर कौन कौन इंक्लूड है, डोमेस्टिक कंपनी आ सकता है, डोमेस्टिक कंपनी भी, इंडियन कंपनी भी, इट्स अ काइंड ऑफ इंडियन कंपनी ओनली. ओके, एंड फॉरेन कंपनी. व्हाट इज फॉरेन कंपनी, अ कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर एनी फॉरेन कंट्री, जो कि हम लोग के इंडिया के बाहर क्या है उसका पूरा रजिस्ट्रेशन का पूरा ये हो गया है. और उसका हेडक्वार्टर्स भी कहाँ पर रहेगा, बाहर रहेगा, आउटसाइड इंडिया. सो वी विल कॉल इट एज अ फॉरेन कंपनी.
ओके, या फिर एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी डिक्लेयर्ड बाय सीबीडीटी टू बी अ कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स। ओके, टैक्स कलेक्ट करने के लिए सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने क्या कर दिया है, एक या कोई भी बॉडी को या फिर एक कोई भी इंस्टीट्यूशन को कंपनी डिक्लेयर कर दिया है कि फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स, फॉर द पर्पस ऑफ लेवी ऑफ टैक्स, आप खुद को कंपनी मान के चलो चलो। ऐसा कौन बोलता है, सीबीडीटी बोलता है। सीबीडीटी कौन है, काइंड ऑफ द बोर्ड। ओके, डायरेक्ट टैक्स का जो मेन अथॉराइज्ड बोर्ड है वो है। तो अगर उसने बोला है किसी एसोसिएशन को, किसी बॉडी को, किसी इंस्टीट्यूशन को कि आप खुद को कंपनी मान के चलो, सो वो इंस्टीट्यूशन को क्या करना पड़ेगा, कंपनी मानना पड़ेगा। सो दैट इज कंपनी। ओके, नेक्स्ट इज फर्म। नाउ व्हाट इज फर्म, हम लोग ने ये सब पढ़ लिया 12th स्टैंडर्ड में। व्हाट इज फर्म, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म। एनी फर्म व्हिच इज बीन रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, जो भी एक पार्टनरशिप फर्म रहेगा जो कि खुद को रजिस्टर करता है अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ओके एलपीपी, जो कि एलपीपी एक्ट 2008 के अंदर रजिस्टर्ड रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पर्सन। तो कोई भी पार्टनरशिप फर्म रहेगी तो उसको हम लोग पर्सन क्या बोलेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। या फिर कोई भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप दैट इज एलपीपी रहेगा तो भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सन बोलेंगे। फिर रहता है एसोसिएशन ऑफ पर्संस। नाउ व्हाट इज दिस एसोसिएशन ऑफ पर्सन मींस, सी कभी कभी क्या होता है, फॉर द पर्पस ऑफ सम वर्क, ओके, एक ग्रुप बन जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्संस का। एसोसिएशन ऑफ पर्संस का ग्रुप मतलब क्या, एक कंपनी आएगा, एक इंडिविजुअल आएगा, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आएगा, ये तीनों एक ग्रुप बनाते हैं कोई काम को पूरा करने के लिए, टू कैरी आउट सम काइंड ऑफ वर्क, टू कैरी आउट सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दिस पीपल कम्स टुगेदर। ओके, तो ये अगर एक साथ आके ये लोग काम करते हैं तो उसे बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्संस। पर्संस, आई एम टॉकिंग अबाउट पर्संस। यहाँ पर पर्सन मतलब कौन हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकता है। ये लोग जब एक साथ आते हैं और कोई काम करते हैं तो उसे बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्संस। फॉर एग्जांपल, एक रोड कंस्ट्रक्शन का मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, मैं कौन है, आई एम एन इंडिविजुअल, ओके, एंड आई हैव एन टाइप विद अ कंपनी। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट, एक डील साइन किया है कंपनी का, तो कंपनी और मैं दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, वो रोड का कंस्ट्रक्शन का वर्क पूरा कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या बोला जाएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बिकॉज मैं एक इंडिविजुअल है और वहां पर एक सामने मेरे पार्टनर से मेरा पार्टनर कौन है वहां पर, कंपनी है। तो यहाँ पर कंपनी एंड इंडिविजुअल ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक साथ आके काम कर रहे हैं टू कैरी आउट वन काइंड ऑफ वर्क, सो उसे हम लोग बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्संस। फिर बाद में आता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। नाउ व्हाट इज दिस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मींस, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स ही रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स। सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स मतलब क्या, एक तो गर्ल्स का ग्रुप रहेगा, एक तो बॉयज का ग्रुप रहेगा, एक तो माइनर का ग्रुप रहेगा, मतलब कोई भी रहेगा, पर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स रहेंगे। मतलब क्या, आपने सुना रहेगा महिला मंडल का नाम, महिला मंडल पता है, ओके। सो ये महिला मंडल क्या है, एक एसोसिएशन ऑफ एक ग्रुप ऑफ वुमेन्स हु कम टुगेदर। तो वहां पर सिर्फ वुमेन्स ही रहेंगे, ग्रुप ऑफ वुमेन्स रहेगा, करेक्ट है। तो दैट इज नोन एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, समझा। Then next is local authority. Now what is this local authority means? The term means a municipal committee, district board, body or court commissioners or other authority legally entitled. यहाँ पर कोई भी लीगल अथॉरिटी रहता है, जैसे कि अपना म्युनिसिपल काउंसिल, या फिर अपना कोई कमिश्नर रहेगा, या फिर कोई भी काइंड ऑफ जुडिशियल बॉडी रहेगा, कोई भी, ओके, अपना बीएमसी का कोई रहेगा। So these are kind of authorities which are legally entitled to carry out the work. तो उसे हम लोग बोलेंगे local authority, okay? And the last is artificial judicial person. Okay, this category could cover every judicial person not falling under other heads. तब ये क्या बोलता है कि हर एक जुडिशियल पर्सन जो ऊपर हम लोग ने जितने भी काइंड ऑफ पढ़े हैं पर्सन्स के डेफिनेशन में, ओके, तो वो अगर कोई एक बंदा है जो कि किसी के अंदर नहीं आता है तो उसको हम लोग कहाँ पर डाल देंगे कि आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में। सो दिस आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन विल कवर एवरीथिंग व्हिच इज नॉट बीन कवर्ड अबव। ऊपर जो कवर नहीं हुआ है वो ये कवर करेगा, ओके। एनी आइडियल और डीटी, आप पूजा करने जाते हो किसी मंदिर में,
तो उसको भी वो जो इनकम वो लोग अर्न करेंगे या फिर वो तो उनको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर वो लोग जब टैक्स पे करते हैं तो उनको क्या कंसीडर किया जाएगा, कौन सा पर्सन कंसीडर किया जाएगा, तो उनको बोला जाएगा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ओके, कोई भी यूनिवर्सिटी रहेगा जैसे कि मुंबई यूनिवर्सिटी है, ओके, कोई भी बार काउंसिल रहेगा, ओके, तो ये सारे को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ओके, तो ये एक ना फिल इन द ब्लैंक्स या फिर मैच द कॉलम्स के लिए पूछते हैं ये लोग। तो एक जस्ट एक हम लोग रीड कर लेंगे कि देखो यहाँ पर एक मुंबई यूनिवर्सिटी है, तो मुंबई यूनिवर्सिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, करेक्ट है। फिर बाद में देखो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड दिया है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है, लिमिटेड है मतलब ये क्या है, कंपनी है, तो यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे उसको, कंपनी। फिर बाद में उन्होंने बोला है बड़ोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अभी यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, सो इट इज द काइंड ऑफ लोकल अथॉरिटी। फिर जुहू केलवानी मंडल, अब ये देखो एक मंडल है, मंडल मतलब हम लोग के एरिया में भी देखो मंडल रहता है जहाँ पर बॉयज लोग गर्ल्स लोग सब एक साथ रहते हैं, तो वैसे ही किसी एरिया का मंडल रहेगा ये जुहू केलवानी मंडल, तो ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, मतलब बहुत सारे लोग जिंदा लोग आके ग्रुप बनाए हैं, तो उसे बोलेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। फिर बाद में आगे है कृष्णा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, सो दिस इज एन हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी तो है ही, फिर बाद में उन्होंने लिमिटेड भी बोला है, मतलब कंपनी काइंड ऑफ है, सो इट इज अ काइंड ऑफ एसोसिएशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ पर्संस, सोसाइटी है, कंपनी है, सो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। ओके, फिर बाद में है विपुल्स ट्रेडिंग कंपनी अ पार्टनरशिप बिजनेस, उन्होंने सीधा लिख के दिया है पार्टनरशिप बिजनेस है, सो इट विल बी कंसीडर्ड एज फर्म, पार्टनरशिप फर्म। तारक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लिमिटेड है तो कंपनी हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। ओके, मिस्टर रौनक प्रोप्राइटर ऑफ हिज स्टाइल अपीयरेंस, अभी उन लोगों ने मिस्टर रौनक एक प्रोप्राइटर है, तो एक वो इंडिविजुअल है, करेक्ट है, मिस्टर रौनक। ओके, तो उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, इंडिविजुअल, अ नेचुरल पर्सन। ओके, फिर बाद में सी एन के एलपीपी, अभी उन लोगों ने बोला है वो एलपीपी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कंसिस्टिंग ऑफ सी एंड के कैरिंग आउट प्रोफेशन अंडर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो फर्म में क्या क्या आता है, एक तो पार्टनरशिप फर्म आता है, एक तो एलपीपी आता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, हम लोग उसको फर्म कंसीडर करते हैं। फिर प्रोफेसर ए एन शाह, सी दिस इज एन काइंड ऑफ नेचुरल पर्सन, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इंडिविजुअल। फिर बाद में बीईएसटी एंड अंडरटेकिंग, हम लोग जो बसेस में ट्रैवल करते हैं गवर्नमेंट बसेस में, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, लोकल अथॉरिटी, बीईएसटी। फिर बाद में आता है ग्राम पंचायत, ऑब्वियसली ग्राम पंचायत तो क्या है, लोकल अथॉरिटी। अ जॉइंट हिंदू फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ एक्स, his wife and his minor son, एक हिंदू फैमिली है जिसमें उसकी वाइफ है उसका सन है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फिर बाद में बोला है P, Q and R who are the legal heirs of A who left behind him his proprietary business. Okay, there is no partnership deed between P, Q and R. तो ये लोग बोल रहे हैं P है, Q है, R है जो कि लीगल हायर्स है A के। ओके, फिर बाद में ये लोग बोल रहे हैं कि there is no partnership deed between P, Q, R, ये लोग के बीच में कुछ partnership deed तो नहीं है। Okay, but they are the legal heirs of A who left behind him the proprietary business है यहाँ पर। So this is a kind of association of persons, so different kinds of persons यहाँ पर आके क्या कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे इसको, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। फिर बाद में मिस्टर के लीगल हायर ऑफ मिस्टर एस, अभी मिस्टर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है जो कि लीगल हायर है, तो मिस्टर के एक नेचुरल पर्सन है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इंडिविजुअल बोलेंगे। फिर बाद में लास्ट इज एबीसी कंसल्टेंट्स एलपीपी, अभी यहाँ पर इन लोगों ने सीधा सीधा बोल दिया कि दैट इज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और कंसल्टेंसी एक्टिविटीज बिटवीन एबी एंड सी, तो उसको हम लोग क्या कंसीडर कर देंगे, पार्टनरशिप फर्म, फर्म के अंडर हम लोग उसको क्या कर देंगे, कंसीडर। समझा ये कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स या फिर मैच द कॉलम के लिए पूछते हैं, तो ये आपको क्लियर हो गया है पर्सन का डेफिनेशन। ओके चलो, सी नेक्स्ट हम लोग इन शॉर्ट में पढ़ते हैं इनकम। सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट कि इनकम में क्या क्या इंक्लूड है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनकम एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24।
So income का definition inclusive है, every amount which you receive will be considered as income, and there is a kind of vast definition, बहुत बड़ा definition है. Okay, in short में मैंने थोड़ा बहुत उसमें include कर दिया है. Okay, so income includes, what is included in income? Income में क्या include होता है? सो इनकम में इंक्लूड होता है एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट और गेन्स. कोई भी बिजनेस में से आपको प्रॉफिट होता है, कुछ भी आप इनकम को अर्न करते हो, प्रॉफिट अर्न करते हो, तो उसको इनकम बोला जाएगा आपका. कोई कंपनी से, कंपनी में आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, उसके ऊपर आपको कुछ डिविडेंड मिलता है, तो उसको भी आपका इनकम माना जाएगा. सैलरी आप अर्न करते हो, दैट इज ऑल्सो योर इनकम. कोई कैपिटल गेन्स आपको हो रहा है, कैपिटल गेन्स मतलब आपके पास कोई कैपिटल एसेट रहेगा जिसको आपने बेच दिया है, और उसको बेचने के वजह से इन रिटर्न में, इन कंसिडरेशन में आपको बहुत सारा गेन्स हो गया, तो उसको बोलेंगे कैपिटल गेन्स. तो अगर ऐसा कुछ रहेगा तो उसको भी आपकी इनकम क्या किया जाएगा, मान लिया जाएगा. वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट्स और perquisites received from the company. See, if you are an employee of the company under a अच्छा पोजीशन पे हो आप, right? You are under a good position in the company, you have good position, अच्छे पोजीशन में हो, you are kind of you are the backbone of the company, I can say. तो कंपनी क्या करते हैं ऐसे एम्प्लॉइज के लिए जो कि इतना एफर्ट्स लेके कंपनी में काम कर रहे हैं, ओके, टू जस्ट गिव देम अ रिलीफ, एक थोड़ा सा काइंड ऑफ आराम देने के लिए कंपनी उनके लिए टूर प्लान करती है. टूर, ओके, बाहर गाँव जाओ, कंपनी कंपनी आपका सारा खर्चा करेगी, यू जस्ट हैव अ टूर विद योर फैमिली. तो ये क्या है, कंपनी ने क्या किया है, परक्विजिट दिया. परक्विजिट मतलब द बेनिफिट्स व्हिच कंपनी, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को देता है, उसे बोलेंगे परक्विजिट्स. फिर बाद में वही एम्प्लॉय है, ओके, तू इतना एफर्ट्स करता है हमारी कंपनी में, मेहनत कर रहा है, कंपनी को प्रॉफिट्स कमा के दे रहा है, ओके, तुझे आने जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो तू ना एक काम कर, कंपनी तेरे को ये कार दे रही है, ओके, तू ये कार से घर से आते जाते जा. सो दिस इज व्हाट इज द एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो हम लोग ने एम्प्लॉय को दिए. सो दिस इज अ परक्विजिट. समझा ये परक्विजिट का मीनिंग क्या है? परक्विजिट मतलब कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट जो हम लोग एम्प्लॉइज को देते हैं, कंपनीज कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को देता है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज परक्विजिट, और उसको भी इनकम माना जाएगा. इट विल बी आल्सो इंक्लूडेड इन इनकम. फिर बाद में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एन इंपोर्ट लाइसेंस टैक्सेबल अंडर सेक्शन 20. कोई इंपोर्ट लाइसेंस को आपने बेच दिया है और उससे आपको प्रॉफिट मिल रहा है, दैट विल बी आल्सो इंक्लूडेड इन इनकम. एनी इंटरेस्ट यू आर अर्निंग, ओके, आपने कुछ डिपॉजिट्स किया है, कुछ भी अमाउंट आपने क्या किया रहेगा, लोन का किसी को दिया रहेगा, कुछ भी किया है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो दैट विल बी आल्सो कंसीडर्ड एज अ इनकम. कोई सैलरी आपको मिल रहा है, कोई बोनस आपको मिल रहा है, कोई कमीशन आपको मिल रहा है, तो दैट विल बी आपको आपका इनकम माना जाएगा. कोई रेम्यूनरेशन आपको मिल रहा है बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड ड्यू टू और received by the partner of a firm from the firm under section 22. क्या बोल रहा है, कोई फर्म से किसी पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन, कोई बोनस, कोई काइंड ऑफ कमीशन मिल रहा है, कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है किसी पार्टनर को उसके फर्म से, तो उसको इनकम माना जाएगा और उसको टैक्स दिया जाएगा. एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, फॉर एग्जांपल मेरे को एक लॉटरी जीत गया, मैं 1 करोड़ का लॉटरी था और मुझे लग गया वो 1 करोड़ का लॉटरी, तो मैं क्या टैक्स नहीं पे करनी है? नो, 100% नो. दैट इज कंसीडर्ड एज योर इनकम, और वो लॉटरी के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. ओके, क्रॉसवर्ड पजल्स के अंदर कुछ आपको विनिंग हुआ है, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, ओके, कार्ड गेम्स. हॉर्स रेसेस मतलब पता है ना, वो घोड़े का रेस रहता है जिसमें काइंड ऑफ हम लोग ये करते हैं कि व्हाइट वाला जीता तो इतना, हाँ, तो वैसे हम लोग अगर इनकम हो गया तो उसको भी इनकम ट्रीट किया जाएगा. ओके, कोई गेमिंग उसमें हुआ रहेगा तो. कार्ड गेम्स पत्ते खेलते समय कोई इनकम आपको अर्न हुआ है ज्यादा, तो भी आप टैक्स पे करना पड़ेगा आपको इनकम में, बिकॉज ये आपकी. और अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग और बेटिंग, कोई भी गैम्बलिंग का, बेटिंग का कोई गेम्स आप खेल रहे हो और जिससे आपको विनिंग हो गया है, तो उसको आपका इनकम क्या किया जाएगा, माना जाएगा. सी दिस इज द इन शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ इनकम. ओके, इनकम का डेफिनेशन बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, बट दिस इज द काइंड ऑफ इन शॉर्ट डेफिनेशन. सो समझा, इनकम इज एनी काइंड ऑफ अमाउंट व्हिच यू रिसीव. ओके, फिर बाद में आता है, नेक्स्ट इज definition of India as per section 2 subsection 25a. इंडिया का डेफिनेशन है, एक्चुअली व्हाट इज इंडिया, व्हाट आर द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, कहां पर इंडिया, काइंड ऑफ व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया. क्योंकि कभी-कभी ऐसे भी बंदे लोग कहते हैं कि अरे मैं तो इंडिया में था ही नहीं, मैं क्यों टैक्स पे करूं. तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि ये बॉर्डर्स है इंडिया,
अगर ये इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर आप कुछ भी करते हो, कुछ भी अर्न करते हो, तो यू आर सपोज्ड टू पे टैक्स। फॉर एग्जांपल फॉरेनर आता है, ओके, फॉरेनर आता है इंडिया के ओशियंस में, इंडियन ओशियंस, और वो इंडियन ओशियंस में आके क्या कर रहा है, कुछ तो एक काइंड ऑफ उसका शिपिंग का बिजनेस है, कुछ तो अर्न करके चला, ओके। तो इंडिया का जो लॉ है वो क्या उसको बोलेगा कि भाई तू तो इंडिया में था, ओके, तो तुझे टैक्स पे करना चाहिए, तू इनकम अर्न करके चला गया इंडिया से, करेक्ट है। तो वो क्या बोलता है, मैं थोड़ी इंडिया में था, मैं तो इंडिया के मैं तो काइंड ऑफ ओशियन में था। तो ओशियन में था मतलब क्या हुआ, सो लॉ क्या बोलता है, वो ओशियन भी तो इंडिया का ही रहेगा। सो इंडिया का बाउंड्रीज क्या है, कोई आके हम लोग को उल्लू बनाना नहीं चाहिए, ठीक है, कोई आके हम लोग को फंसाना नहीं चाहिए, ओके, कोई हम लोग को काइंड ऑफ मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए कि नहीं हम लोग को टैक्स पे करें, हम लोग थोड़ी इंडिया के काइंड ऑफ लैंड पे थे। तो लॉ ने क्या कर दिया, स्पेसिफिकली बना दिया कि इतना इतना एरिया इंडिया का है, और अगर आप ये एरिया में कुछ भी एक्टिविटी करते हो और इनकम अर्न करते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। सो व्हाट इज एक्चुअली इंडिया मींस, the term India means the territory of India as per Article 1 of the Constitution. आपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके, देयर इज वन आर्टिकल 1, वो आर्टिकल के अंदर क्या टेरिटरीज है, क्या बाउंड्रीज है इंडिया का, वो पूरा उसका डिटेल हम लोग ने क्या किया है, दिया है, ओके। तो वो एज पर दैट वो है इंडिया का मीनिंग। फिर बाद में द टेरिटोरियल वाटर्स, सी बेड एंड सब सॉइल अंडरलाइन सच वाटर, अपना जो वाटर है, वाटर बॉडीज है, इंडियन ओशियन है, तो ये सब जो वाटर बॉडीज रहेगा वो भी इंडिया के डेफिनेशन में इंक्लूड है। उसके नीचे का जो सी बेड रहता है, ओशियन के नीचे का जो सी बेड रहेगा, ओके, उसको भी हम लोग क्या मानेंगे, इंडिया का मानेंगे। कोई सब सॉइल, उसके अंदर का जो सॉइल एंड ऑल रहेगा व्हिच इज सबमर्ज्ड अंडर द वाटर, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिया के डेफिनेशन में कवर करेंगे। कोई कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, सी दिस इज अ काइंड ऑफ शैलो एरिया नियर द वाटर, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ रहेगा, तो इसको भी हम लोग क्या मानेंगे, इंडिया के डेफिनेशन के अंदर मानेंगे। फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, नाउ व्हाट इज दिस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ऐसा एरिया जो कंसीडर किया है एक्सक्लूसिवली फॉर द कैरिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओके, मतलब क्या रहता है, जैसे कि वाटर बॉडीज रहता है, तो ये वाटर बॉडीज में हम लोग क्या करने जाते हैं, तो हम लोग काइंड ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्शन करने जाते हैं, फिशिंग करने के लिए जाते हैं, तो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट का ये एरिया को कंसीडर करता है, दिस एरिया इज अ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मतलब यहाँ पर सिर्फ इंडिया का ही हक है फिशिंग करने का, यहाँ पर सिर्फ इंडिया का ही हक है ऑयल एक्सट्रैक्शन का, कोई फॉरेन कंट्री वाला आके बंदा यहाँ पर ऑयल एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकता, यहाँ पर फिशिंग नहीं कर सकता, बिकॉज दिस एरिया इज डिक्लेयर्ड एज एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक जोन बाय द इंडिया। तो अगर ऐसा कोई इंडिया, ऐसा कोई एरिया रहेगा, तो उसको भी इंडिया के डेफिनेशन में हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। Any other specified maritime zone, ये भी water bodies का ही है maritime zone का, and air space above उसके वो जो water bodies रहेगी उसके ऊपर का जो air space रहेगा, that will be also considered as India। नहीं तो फिर वो कोई एरोप्लेन लेके यहाँ पर कुछ तो काम करेगा, एक्टिविटी करेगा और बोल देगा अरे मैं थोड़ी इंडिया के नीचे, इंडिया की जमीन पे था या फिर पानी पे था, मैं तो हवा में उड़ रहा था। So no, तू हवा में भी उड़ या फिर किधर उड़, you will be considered as that you are doing an activity in India। सो वहाँ वो हम लोग का जो एयर स्पेस है वो भी इंडिया के डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया है, ओके, समझा ये इंडिया की डेफिनेशन, ओके। बहुत बंदे ऐसे हैं जो कि बहुत काइंड ऑफ अपना दिमाग चलाते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट को भी उनके दिमाग के जैसे ही क्या करना पड़ता है, लॉ बनाना पड़ता है। सो दिस वाज डेफिनेशन ऑफ इंडिया, okay. Next is assessment year. What is meaning of assessment year as per section 2 subsection 9? कि मैंने previous lecture में already आपको बता दिया था कि assessment year मतलब क्या रहता है, previous year मतलब क्या रहता है। Just we'll have a read. Assessment year means a period of 12 months commencing on 1st April of every year. एक पीरियड है assessment year, वो पीरियड कितने मंथ्स का है, 12 मंथ्स का है, जो कि स्टार्ट कब से होता है, हर साल के 1st अप्रैल को वो क्या होता है, स्टार्ट होता है। The end का होगा obviously 31st March as it is a period of 12 months. So from 1st April से लेके 31st March तक वो जो पीरियड रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे assessment year. It is the year in which income is actually taxed. अब ये क्या है, एक ऐसा ईयर है जिस ईयर में हम लोग इनकम एक्चुअली क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं, इनकम के ऊपर एक्चुअली टैक्स पे करते हैं, क्या पे करते हैं, इनकम के ऊपर एक्चुअली टैक्स पे करते हैं, ओके। फिर बाद में आता है प्रीवियस ईयर, as per definition of previous year as per section 3, क्या है previous year मतलब, तो previous year means the financial year immediately preceding the assessment year।
अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा असेसमेंट ईयर मतलब क्या है। ओके, तो अभी फॉर एग्जांपल ले लो असेसमेंट ईयर अगर 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा, तो इमीडिएटली उसके पहले वाला, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, मतलब इमीडिएटली उसके पहले वाला जो साल रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर बोलेंगे। मतलब क्या, अगर 2019-20 अपना असेसमेंट ईयर है, 2019-20 अपना असेसमेंट ईयर है, तो इमीडिएटली उसके पहले वाला कौन सा रहेगा, 2018-19, करेक्ट है। सो ये जो प्रीवियस ईयर का है 2018, जो कि इमीडिएटली असेसमेंट ईयर के प्रीसीडिंग मतलब पहला आने वाला। ओके, फिर उन्होंने बोला है इट इज अ ईयर इन व्हिच इनकम इज अर्न, प्रीवियस ईयर मतलब ऐसा ईयर रहता है जिस ईयर में हमने एक्चुअली इनकम क्या किया रहेगा, कमाया रहेगा, इनकम अर्न किया रहेगा, सो दैट इज द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। सी देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, अभी क्या एक्सेप्शन है वो पढ़ते हैं। इनकम ऑफ दिस पर्सन विल बी टैक्स्ड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, एक्सेप्शन टू द प्रीवियस ईयर। अभी मैंने क्या बोला आपको कि इनकम आप अर्न करते हो प्रीवियस ईयर में और टैक्स पे कब करते हो इनकम के ऊपर, असेसमेंट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर, करेक्ट है, ऐसा बोला तुमने। ओके, पर देयर आर सर्टेन केसेस, ऐसे केसेस है कि क्या करना पड़ेगा आपको, आपने इनकम अर्न किया प्रीवियस ईयर में ही और आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर में, मतलब जिस साल में आपने इनकम कमाया उसी साल में आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ये सर्टेन एक्सेप्शन है, सर्टेन ऐसे केसेस है जबकि आपने जो साल में इनकम अर्न किया है उसी साल में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसा क्या है केसेस, क्या हो जाएगा कि उस साल में इनकम अर्न किया उसी साल में आपको टैक्स पे करना है। So shipping business of a non-resident. Now what is this non-resident? is एक foreign person आता है, shipping business है उसका, shipping business है मतलब क्या, वो kind of ship लेके आया अपना पोर्ट के ऊपर, इंडिया के पोर्ट पे आया, ओके, उसका जो कुछ भी एक्टिविटी था वो उसने पूरा एक्टिविटी कर दिया, ओके, इनकम अर्न कर दिया और अभी वो चला जा रहा है। अब मुझे बताओ अगर वो चला गया एक बार, ओके, उसने यहाँ पर अर्न किया इनकम, ओके, फॉर लेट्स से कि 2020 में उसने अर्न कर लिया इनकम और वो चला गया। अब मुझे बताओ क्या गवर्नमेंट उसको, इंडिया का गवर्नमेंट उसको फॉरेन कंट्रीज में जाके ढूंढेगा कि भाई तू किधर रहता है, किधर है, किधर है, किधर है? नहीं ना, वी कांट kind of find each and every person who is visiting India and earning। तो लॉ क्या बोलता है, हम लोग तुझे ढूंढने बैठने वाले नहीं, ओके, तूने अगर इनकम अर्न किया है तो तभी के तभी तू क्या कर, टैक्स पे कर, बिकॉज यू आर नॉन रेजिडेंट, हम लोग तुझे बाहर का आके ढूंढते बैठने वाले नहीं है। तूने जो साल में इनकम अर्न किया है तभी के तभी आपका टैक्स ड्यूज जो भी रहेगा वो पे कर, अदरवाइज उसका जो डॉक्यूमेंट्स रहता है ना, जब कोर्ट पे आता है अपने, तब उसका हम लोग डॉक्यूमेंट्स लेते हैं शिपिंग का, तो वो डॉक्यूमेंट्स उसको रिटर्न ही नहीं करेंगे, गवर्नमेंट क्या करता है उसका डॉक्यूमेंट्स रिटर्न ही नहीं करता है। जब तक तू हम लोग को टैक्स नहीं देगा, टैक्स ड्यूज जो है वो पे नहीं करता, हम लोग तेरा डॉक्यूमेंट्स देंगे। तो ऐसा है, तो वो क्या करेगा, पे करेगा उसी साल में उसका जो भी टैक्स ड्यूज रहेगा और फिर वो चला जाएगा। तो ऐसा केस है, तो उसको क्या करेगा, प्रीवियस ईयर में ही उसका इनकम क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। फिर बात है पर्सन लिविंग इंडिया, कोई पर्सन है जो कि इनकम अर्न कर दिया इंडिया के अंदर, अभी वो क्या है, कुछ रहेगा केसेस, उसके लिए वो इंडिया को छोड़ के जा रहा है, तो लॉ क्या बोल रहा है, तो छोड़ के जा रहा है ना भाई, वेरी गुड, तू जा, पर जाते जाते पहले एक काम करते जा, अपना जो भी टैक्स ड्यूज है वो क्या कर, पे करते जा, क्योंकि हम लोग तेरे पीछे आके क्या नहीं करने वाले, रुकने वाले नहीं है। सो एनी पर्सन हु इज लिविंग इंडिया फॉर एनी अदर रीजन, तू क्या कर, तेरा टैक्स ड्यूज से पे कर और फिर जा, तो प्रीवियस ईयर में भी उसका इनकम क्या होने वाला है, टैक्स। दिस कंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, कोई बिजनेस आप चला रहे हो, ओके, 2020 में मैं एक बिजनेस चला रहा था, इनकम अर्न किया मैंने उसके ऊपर, पर ना मेरे को ना इतना इनकम नहीं मिला, मतलब मेरे को जितना चाहिए था, ओके, वो बिजनेस उतना एक्सपांड नहीं हो रहा, तो मैं बोल रहा है कि नहीं ये बिजनेस मेरे को बंद करना चाहिए, एक नया बिजनेस क्या कर देता है, मैं चालू कर देता है। तो लॉ क्या बोलता है, जो तूने बिजनेस पहले चालू किया था उसके ऊपर अर्न किया ना इनकम, तो पहला उसका टैक्स पे कर और फिर तुझे बंद करना है तो बंद कर दे, हम लोग को लेना देना नहीं क्या करना है, पर तूने इनकम अर्न किया था तो उसके ऊपर टैक्स पे कर दे। तो जबकि उसने प्रीवियस ईयर में कोई इनकम अर्न किया रहेगा तो उसके ऊपर उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर में ही। ओके, फिर कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है फॉर स्पेसिफिक टाइम, मतलब क्या कि अब फॉर एग्जांपल एक कंपनी के साथ मैंने टाई अप कर दिया है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, क्या कर दिया है, कंपनी के साथ मैंने टाई अप कर दिया, ओके, तो अब मैं और कंपनी क्या करने वाले, दोनों मिलके एक रोड को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं।
मुझे बताओ रोड का कंस्ट्रक्शन का काम एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रहता है, 10 साल तो नहीं लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना लगेगा, ज्यादा से तो 1 महीना भी ज्यादा, अभी का तो क्या 2 दिन में हो जाता है। तो मुझे बताओ मैं फटाक से वो क्या हो जाएगा, रोड कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा, इनकम अर्न कर लेगा और भाग जाएगा किधर। गवर्नमेंट क्या बोलता है, तभी के तभी टैक्स पे कर, अपना जो इनकम तूने अर्न किया है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अगर तुम लोग एक साथ आए हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाया है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बनाया है, कुछ भी तुम आपने बनाया है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, एक काम कंप्लीट करने के लिए, तो इमीडिएटली जैसे आपका वो काम कंप्लीट होता है, आपने उसके ऊपर इनकम अर्न किया है, तो आप उसका क्या करते हो, टैक्स पे करते हो। ओके, डोंट वेट फॉर द असेसमेंट ईयर, बाद में आप पे करोगे नहीं पे करोगे कुछ बोल नहीं सकते। प्रीवियस ईयर में आपने उसका इनकम अर्न किया तो उसी का टैक्स उसी के ईयर में टैक्स भी आप क्या कर दो। एंड लास्ट ऑफ एनी ट्रांसफर ऑफ एसेट प्रॉपर्टी अवॉइड टैक्स, हम लोग क्या करते हैं, कोई एसेट को बेचते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ओके, किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं टैक्स को अवॉइड करने के लिए, टैक्स को इवेड करने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ आप दिमाग चला रहे हो तो आप क्या करते हो, पहला टैक्स पे करते हो, फिर मान लीजिए आपको जो कुछ ट्रांसफर करना है वो समझा है आपको प्रीवियस ईयर का एक्सेप्शंस, प्रीवियस ईयर का। Under next chapter, there is a small concept, charge of income tax as per section 4. अब ये charge of income tax क्या बोलता है? Tax shall be charged at a rate prescribed for the year by the annual finance act. There is a kind of annual finance act. ये हम लोग ने पढ़ लिया था income tax law में। एक हर साल एक एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या किया जाता है, पास किया जाता है, जिसके अंदर लॉस के मतलब उसके जो अंदर है ना पूरा टैक्स का रेट रहता है। ओके, कि टैक्स किसके ऊपर चार्ज किया जाएगा, क्या रेट से चार्ज किया जाएगा, पूरा डिटेल में फाइनेंस एक्ट के अंदर दिया जाता है। द चार्ज ऑन एवरी पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, ये जो टैक्स का चार्ज रहेगा किसके ऊपर चार्ज करने वाले हैं हम लोग, ऑन एवरी पर्सन। अभी एवरी पर्सन हम लोग ने पर्सन का तो लिस्ट ही अभी पढ़ लिया, चाहे वो इंडिविजुअल रहने दो, कंपनी रहने दो, फर्म रहने दो, एचयूएफ रहने दो, एओपी, डीओआई कोई भी रहने दो, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन रहने दो, लोकल अथॉरिटी रहने दो, सबको क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। Tax is chargeable on the total income on during previous year, earned during previous year, and not the assessment year. Obviously ये तो पता है हम लोग टैक्स किसके ऊपर चार्ज किया जाएगा, जो इनकम हम लोग के प्रीवियस ईयर में अर्न किया है उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। हम लोग ने एक्सेप्शन भी देखा कि सर्टेन एक्सेप्शन है कि प्रीवियस ईयर वाला इनकम के ऊपर प्रीवियस ईयर में टैक्स पे करने का, हम लोग ने अभी देखा है कि नहीं। तो वो भी है, tax shall be levied in accordance with the subject to the various provisions contained in the act। वो क्या बोलता है, जब आप टैक्स लेवी करते हो, जब आप टैक्स चार्ज करते हो, तो as per the provisions of law, ओके, रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉ के अंदर जो लिखे हैं उसको पूरा का पूरा फॉलो करना चाहिए और फिर बाद में टैक्स चार्ज करना चाहिए। होप सो ये डेफिनेशंस का पार्ट आपको पूरा समझा रहेगा, समझा है ये? ओके, but the next lecture will be starting with a new topic। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन, जस्ट एक पूरा मीनिंग, इंट्रोडक्शन टू डायरेक्ट टैक्स एंड द डेफिनेशंस। ओके, थैंक यू, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, चलो।